everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And our this video is related to Jurisprudence 1, in which we will discuss the schools of jurisprudence. तो अलग अलग विचारधाराएं रही जूरिस्प्रूडेंस में, अलग अलग फिलॉसफीज़ रही और इन्हीं फिलॉसफीज़ के टाइम पीरियड्स को हम स्कूल्स कहते हैं। जैसे कि नेचुरल लॉ स्कूल है, एनालिटिकल या इम्पेरेटिव स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है, सोशोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल एंड द लास्ट वन इज़ रियलिस्टिक स्कूल। तो ये 6 स्कूल्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ नेचुरल लॉ स्कूल की, यानी कि नैसर्गिक विधि शास्त्र की, प्राकृतिक विधि शास्त्र की। तो नेचुरल लॉ क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके फिलोसोफर्स कौन कौन हैं, ये सब हम नेचुरल लॉ स्कूल में पढ़ेंगे। तो नेचुरल लॉ स्कूल बात करता है नेचुरल लॉ की। अब नेचुरल लॉ या नैसर्गिक विधि क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें रिमाइंड करनी होगी वो स्टोरी जो हमने मीनिंग ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वाले वीडियो में सुनी थी। तो उस वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी सुनाई थी, जिस स्टोरी के अंदर इंसान ने जब सोसाइटीज़ या ग्रुप्स में रहना शुरू किया तो उसी टाइम पीरियड में इंसान को ये महसूस होना शुरू हुआ कि कोई तो सुपर पावर है, कोई तो सर्वशक्तिमान है जो प्रकृति की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जो हर जगह व्यापक है, जिसे हम आज गॉड, ईश्वर, भगवान या अल्लाह कहते हैं। तो इंसान ने समझा कि दुनिया उस सुपर पावर या गॉड के बनाए रूल्स पर ही चल रही है। अभी भी हम देखते हैं कि जो ट्राइब्स हैं या फिर जो लोग कबीलों में रहते हैं, उनका भी कोई ना कोई देवता होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने कल्चर या रूल्स को डेवलप करते हैं या बनाते हैं। तो इंसान के अंदर ये डर आया कि अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा या कोई ऐसा गलत काम करेगा तो उसके देवता या उसके भगवान नाराज़ हो जाएंगे। तो किसी की हत्या करना या हत्या करने से, जैसे कि हम कहते हैं कि पाप लगता है, भगवान दंड देते हैं अगर कोई दूसरे जीव को परेशान करता है, तो इस तरह की फीलिंग डेवलप हुई ह्यूमन बींग्स में और इंसान ने अपने बिहेवियर को गॉड या भगवान के बनाए रूल्स के अकॉर्डिंग ढालना शुरू किया। तो जैसे कि मॉरल्स हुए, वैल्यूज़ हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल झूठ ना बोलना, सच का साथ देना, फ्रेंडली बिहेवियर रखना सबके साथ, चैरिटी करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, छल कपट ना करना, ये सब लॉज मेड बाय गॉड कहलाए और इन्हीं लॉज को फिलोसोफर्स ने नेचुरल लॉ का नाम दिया। तो नेचुरल लॉज कैसे ओरिजिनेट हुए, इंसान तक कैसे आए, क्योंकि भगवान तो दिखाई भी नहीं देते, अदृश्य है। तो जब हम अपनी अंतर्मन या अंतरात्मा से पूछते हैं कि क्या जस्ट है या क्या अनजस्ट है, तो हमको हमेशा सही आंसर मिलता है। ऐसा नेचुरलिस्टिक स्कूल्स के फिलोसफर्स का कहना है। और प्रिमिटिव सोसाइटी में भी आप देखें तो लॉ इज़ ऑलवेज मिंगल्ड विद रिलीजन। तो रिलीजन के साथ लॉ हमेशा जोड़ा गया। जैसे कि हिंदू लॉ के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं हिंदूज़ के, वो वेदास में लिखे हुए हैं। और जैसे कि गीता के गॉसिपल्स हैं, कुरान या बाइबल के गॉसिपल्स हैं, तो इन्हीं गॉसिपल्स को नेचुरल लॉ कहते हैं। जैसे कि गीता में कहा है दूसरों के साथ जेनरस रहो, अगर कोई बुरा करता है तो उसको माफ़ कर दो। कुरान में कहा है कि अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो, मानवता की सेवा करो। तो जो प्रिंसिपल सब पर इक्वली अप्लाई होते हैं वो नेचुरल लॉज हैं। यहाँ पर हम किसी धर्म या रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन लॉज की बात कर रहे हैं जिनको हम ईश्वर से बनाए रूल्स मानकर एज अ मॉरल्स या वैल्यू की तरह फॉलो करते हैं। नेचुरल लॉ हमेशा सेक्युलर है, ये किसी एक रिलीजन की बात नहीं करता, ये एक सुपर नेचुरल पावर की बात करता है। तो नेचुरल लॉ वो लॉज हैं जो गॉड ने बनाए, और क्योंकि ये गॉड ने बनाए हैं तो ये अपने आप में आइडल हैं, आदर्श हैं, इनसे ऊपर कोई लॉ नहीं है। सो नेचुरल लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज मॉरल लॉ, डिवाइन लॉ, लॉ ऑफ रीज़न।
तो नेचुरल लॉज वो लॉज हैं जो सभी पर एक समान लागू होते हैं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है नेचुरल लॉज। जैसे कि झूठ बोलना तो सभी जगह गलत है, किसी को चोट पहुंचाना भी दुनिया के हर कोने में गलत ही कहलाएगा। छल कपट करना, अब्यूज़ करना, भेदभाव करना हर जगह ही अनजस्ट या अनफेयर कहलाएगा। और चैरिटी करना, जानवरों की सेवा करना, सच बोलना, सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखना हर जगह ही सही होगा। तो नेचुरल लॉज अपील्स टू रीज़न ऑफ मैन, यानी कि नेचुरल लॉज इंसान की विचारण शक्ति पर निर्भर करते हैं। क्या जस्ट है, क्या अनजस्ट है, ये सब इंसान अपनी समझ से, अपनी रीज़नेबल या रैशनैलिटी से समझ लेता है, तो उसे हम नेचुरल लॉ कहते हैं। जो चीज़ हमें खुद से समझ में आए कि वो जस्ट है या अनजस्ट है, उसे नेचुरल लॉ कहते हैं। तो नेचुरल लॉज प्रकृति के नियमों से जुड़े हैं, जैसे कि माता पिता की सेवा करना, जानवरों को नुकसान ना पहुंचाना। और सबसे पहले जो नेचुरल लॉ की बात की वो की ग्रीस के फिलोसोफर्स ने। ग्रीक्स ने ही लॉज को जस्टिस, मोरालिटी और एथिक्स से जोड़कर देखा। ग्रीक्स ने ही अंधविश्वास और नेचुरल लॉ को अलग अलग किया, क्योंकि बहुत से लोग लॉज मेड बाय गॉड का मतलब अंधविश्वास से लगाने लगे थे। सो नेचुरल लॉ इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड नेचुरल जस्टिस एंड इट डिफर्स फ्रॉम पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ मीन्स लॉज मेड बाय मैन, जो लॉज इंसान ने बनाए, जैसे कि स्टैट्यूटरी लॉ। तो नेचुरल लॉज वो लॉज हैं जो इंसान ने नहीं बनाए, भगवान ने बनाए। और इंसान के बनाए लॉज को, दैट मीन्स पॉजिटिव लॉज को टेस्ट किया जाना चाहिए विद रेफरेंस टू नेचुरल लॉ। तो नेचुरल लॉ फिलोसफर्स का कहना है कि पॉजिटिव लॉज को नेचुरल लॉज के रूल्स, जैसे कि इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस के बेस पर ही बनाना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ थ्योरी, अगर कोई लॉ मॉरली रॉन्ग हो तो वो लॉ नहीं कहा जा सकता। नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग लॉज मॉरली राइट ही होते हैं। अगर कोई लॉ जस्ट या उचित नहीं है तो वो लॉ नहीं कहलाएगा। रोमन लीगल सिस्टम में 3 डिस्टिंक्ट डिवीज़न है। तो रोमन लीगल सिस्टम में जो प्रिंसिपल्स सबके लिए कॉमन थे उनको जस्ट जेनेटियम कहा गया, और ये प्रिंसिपल्स सिविल लॉ से अलग होते थे। यानी कि रोमन लीगल सिस्टम में नेचुरल लॉ को जस्ट जेनेटियम कहते थे। नेचुरल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग इंजरी लॉ इज़ नो लॉ। जो लॉ इंसान को हार्म पहुंचाए वो लॉ नहीं है, जैसे कि हिटलर के लॉज थे। तो नेचुरलिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक किसी सोशल नॉर्म का वास्तविक महत्व नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं कहलाएगा। फिर चाहे लॉ का महत्व सामाजिक सद्भावना यानी कि सोशल गुड से रिलेटेड हो, मोरालिटी से रिलेटेड हो या फिर एथिक्स से रिलेटेड हो, तो कोई ना कोई सोशल नॉर्म की इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए, तभी नेचुरल लॉ कहलाएगा। सो नेचुरल लॉ इज़ डिवाइडेड इनटू 4 थ्योरीज: एंशिएंट थ्योरी, मेडिवल एंड रिनेसेंस एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो एंशिएंट थ्योरी के अंदर हम हेराक्लिटस की थ्योरी पढ़ते हैं, जिसके अंदर डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीज़न से रिलेटेड लॉ की बात कही है। इसके बाद हम एंशिएंट थ्योरीज में स्टोइक्स की थ्योरी पढ़ते हैं। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, LLB में तो एटलीस्ट इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ UGC और नेट से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में आता है। सो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से एलैबोरेट करके। नाउ द लीडिंग नेचुरलिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द नेचुरल लॉ थ्योरी। द फर्स्ट वन इज़ एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। अरस्तु ने कहा कि नेचुरल लॉ इम्यूटेबल है, ये अनचेंजेबल है, ये यूनिवर्सल है, क्योंकि ये अपने आप में अडिग है। जैसा एक जगह पर लॉ एप्लीकेबल होगा वैसा ही दूसरी जगह पर एप्लीकेबल होगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ ग्रोथ। नेचुरल लॉ में अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ग्रोथ भी हो जाती है। सो ही डिफाइंड नेचुरल लॉ एज रीज़न अनअफेक्टेड बाय डिज़ायर्स।
तो ये नेचुरल लॉ अनअफेक्टेड है डिज़ायर से। द सेकेंड इज स्टोइक्स। स्टोइक आइडेंटिफाई नेचुरल लॉ विद रीजन गवर्न्स द एंटायर यूनिवर्स एंड मैन। तो स्टोइक सेड मैन इज़ गवर्न्ड बाय रीज़न, यानी कि इंसान अपनी विचारण शक्ति, अपने लॉजिक्स या अपने रीजनेबलनेस से ही गवर्न किया जा सकता है। तो यहाँ रीज़न का मतलब कारण से नहीं है, थॉट प्रोसेस से है। नाउ द थर्ड वन इज सिसरो। सिसरो सेड ट्रू लॉ इज़ राइट रीज़न इन द एग्रीमेंट विथ नेचर। एक सही कानून तभी अच्छा हो सकता है जब विचारण यानी कि लॉजिक और प्रकृति में सही तालमेल हो, ये कहना था सिसरो का। Now the next is Saint Thomas Aquinas. He defined law as an ordinance of reason for the common good made by him who has the care of community and promulgated through reason. तो एक्विनस ने बताया कि जो कॉमन गुड के लिए है जो लॉ, और जो कम्युनिटी की केयर के लिए है, वो नेचुरल लॉ है। सो let's see the next definition is Hugo Grotius. Hugo Grotius said natural law is self-supporting reason of man. Natural law change नहीं हो सकते, God भी change नहीं कर सकता natural laws को, ये ग्रोशियस का कहना है। और नेचुरल लॉ इंसान के स्वभाव, इंसान की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। और ग्रोशियस ने शुरुआत की लॉज बेस्ड ऑन रीजंस की। Now the next one is Hobbes' theory. So Hobbes said natural law was based on natural right of self-preservation of person and property. तो natural law अपने self preservation पर based है। Hobbes ने कहा कि एक social contract की थ्योरी दी उन्होंने कि जिसमें इंसान अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए अपने कुछ राइट्स रूलर के पास सरेंडर कर देता है। So these jurists regard law neither as arbitrary command of a ruler nor as the creation of historical necessity. तो इन सब jurists या philosophers ने कहा कि law इंसान की विचारण शक्ति यानी कि रीजनिंग से बना है। नेचुरलिस्ट के अकॉर्डिंग law किसी रूलर की कमांड नहीं है। So let's see the center notion of theory. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, कर्म संबंधित है, ना कि मेंटल एक्ट से संबंधित है। मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है ये थ्योरी। द सेकंड इज़ एसेंशियल नेचर ऑफ यूनिवर्स, जो हर जगह एक तरीके से यूज़ या लागू किया जा सके, जिसकी वैलिडिटी हर जगह सेम हो, वो नेचुरल लॉ है। द थर्ड इज़ डिस्कवर्ड बाय नेचुरल रीज़न। फॉर एग्ज़ाम्पल फेयर हियरिंग, सबको अपनी बात या अपनी सफाई देने का हक है, ये हर जगह इक्वली एप्लीकेबल होगा। ये एक नेचुरल रीज़न से बनाया गया है कि सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। द फोर्थ वन इज़ नेसेसरली वैलिड बिकॉज दे आर लॉजिकली कनेक्टेड। सो लॉजिकली कनेक्टेड मीन्स जैसे कि इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस है, ये हर जगह लॉजिकली कनेक्टेड है। द नेक्स्ट इज मैन मेड लॉ कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉ इज़ नो लॉ। तो जो मैन मेड लॉज हैं, जो पॉजिटिव लॉज हैं, वो नेचुरल लॉ में उनकी कोई जगह नहीं है। नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ द नेचुरल लॉ थ्योरी। तो बेंथम सेड नेचुरल लॉ इज़ नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स। बेंथम ने नेचुरल लॉ, नैसर्गिक विधि को नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट्स बताया। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन एक नेचुरल लॉ है। कई रिलीजन्स में रिप्रोडक्शन को रोका नहीं जाना चाहिए, ऐसे लॉज होते हैं। और अगर हम ये नेचुरल लॉ एज इट इज़ फॉलो करते रहें तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। तो हमें ये नेचुरल लॉ वायलेट करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करना गवर्नमेंट की पॉलिसी है और रिप्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रंस किसी की मॉरल ड्यूटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप सोचो कि जिन कपल्स को बच्चे नहीं हो सकते वो ये नेचुरल लॉ कैसे फॉलो करेंगे, या रिप्रोडक्शन करना ही नहीं चाहते, उनके लिए नेचुरल लॉ एप्लीकेबल नहीं है। द सेकेंड इज़ वेरिंग मॉरल प्रिंसिपल। मॉरल प्रिंसिपल्स हर एक इंसान के लिए और हर एक टाइमिंग में अलग अलग रहे हैं। किसी की हत्या करना
यूनिवर्सली गलत है, लेकिन कुछ नेचुरल लॉज ऐसे हैं जो सोसाइटी या टाइम के साथ साथ चेंज होने लगते हैं। जैसे कि स्लेवरी ग्रीस, रोमन और अमेरिका में जस्टिफाइड था, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में नहीं था और अब वहाँ पर भी नहीं है। सो किसी सोसाइटी में मोनोगैमी का नेचुरल लॉ, लेकिन किसी में एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते। कहीं पर रिलीजन, कास्ट और कलर को लेकर अलग अलग एटीट्यूड है। सो दिस इज़ द वेरिंग मॉरल प्रिंसिपल्स, और मॉरल प्रिंसिपल्स ही नेचुरल लॉ बेस्ड है। तो जब मॉरल प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं तो नेचुरल लॉ भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेचुरल लॉ ख़त्म हो जाती है। नाउ द थर्ड इज़ डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड मॉरल रूल्स। तो लीगल रूल्स और मॉरल रूल्स में भी अंतर है। लीगल रूल्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन मॉरल रूल्स सब जगह सेम होते हैं। सभी की मॉरल करेक्टनेस डिफ़र कर सकती है, तो इसीलिए नेचुरल लॉ इक्वली अप्लाई नहीं हो सकते। अनजस्ट लॉ हैज़ टू बी ओबेड। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कभी अनजस्ट लॉज भी ओबे करने पड़ते हैं, जबकि नेचुरल लॉ में अगर कोई लॉ अनजस्ट है तो वो लॉ ही नहीं कहलाएगा। अगर गॉड मेड लॉज आइडल है तो लोग ओबे क्यों नहीं करते? अब आप ये सोचिए, अगर गॉड के बनाए हुए लॉज अपने आप में आदर्श है तो हर बार हम नेचुरल लॉज को क्यों वायलेट करते हैं? सो हाउ नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं पॉजिटिव लॉज में? तो जब कोर्ट डिसीज़न देता है और उसके पास जो पॉजिटिव लॉज हैं वो इनफ नहीं होते और पॉजिटिव लॉज के बेसिस पर किसी डिसीज़न पर कोर्ट नहीं पहुंच पाता, तब वो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स का सहारा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेनका गांधी के केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट गवर्नमेंट ने बिना किसी रीज़न के जब्त कर लिया था। तो मेनका गांधी ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने डिसीज़न में कहा कि अगर आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी नहीं भी होता, तब भी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी का पासपोर्ट जब्त कर ले और किसी की लिबर्टी को एनक्राउच्ड करे या वायलेट करे। और भी कई केसेस में इस तरीके के डिसीज़न दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि राइट टू क्लीन एंड अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इन MC मेहता केस। ओल्गा टेलिस के केस में राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड का जो डिसीज़न दिया था कोर्ट ने, वो भी नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही दिया था। और भी रूल्स हैं, जैसे कि फेयर हियरिंग का रूल है, ऑडियल्टम पार्टम का रूल है, जिसमें हमें अपना पक्ष रखने का मौका देता है कोर्ट। दोनों पार्टीज़ को अपना अपना पक्ष रखने का, अपनी अपनी बात रखने का मौका देता है। क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी देता है। वैसे ही एक और रूल है जिसके अंदर एक क्राइम के लिए किसी पर्सन को एक ही बार सज़ा दी जाती है। पार्डन का रूल है जिसके अंदर जिनको इम्प्रिजनमेंट टू डेथ की पनिशमेंट दी जाती है वो पार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। ये भी नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स पर ही बेस्ड है, ये वाला लॉ भी। तो ये वीडियो थी नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स, नेचुरल लॉ स्कूल की थ्योरी के ऊपर। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ साइड में रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा देना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर।